हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरिएशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और वेरिएशन चैप्टर बेसिकली हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, तो ये बेसिकली हम लोगों का वेरिएशन चैप्टर का पार्ट 2 होगा। यानी कि हम लोगों ने वेरिएशन के बारे में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था वो सीख लिया है। अब हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि अगर वेरिएशन का क्वेश्चन आया तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली आप ये जानोगे कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, किस तरीके से आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है और उसको किस तरीके से निकालना है। तो दैट मीन्स कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर की आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, मैं भी इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। A taxi of Bipin uncle travels 14 kilometer path in 25 minutes. So let us calculate by applying theory of variation how much path he will go in 5 hours. ठीक है, by driving taxi with same speed. तो क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि बिपिन अंकल जो है वो एक टैक्सी को ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। ओके, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने 25 मिनट के अंदर ट्रैवल कर लिया है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर सेम स्पीड से वो चले अगले 5 घंटे के लिए, यानी अगर वो 5 घंटे और ड्राइव करते हैं, या फिर सिंपली ये समझो कि इसी स्पीड से अगर वो टैक्सी 5 घंटे चलता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। राइट, तो यहां पे आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि यहां पे हम लोगों का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों के पास है कि डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, और वहां से हम लोग जो है वो ये वाला चीज निकाल लेंगे। बट अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो एक चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और वो चीज ये है कि इसको आपको सॉल्व करना है थ्योरी ऑफ वेरिएशन को अप्लाई करके यहाँ पे। ओके, तो अब आप बोलिए कि भैया थ्योरी ऑफ वेरिएशन क्या होता है यहाँ पे। तो आपने सिंपली पढ़ा था दो तरीके का वेरिएशन, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। उसी को अप्लाई करके हम लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं पेन का कलर यहाँ चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो सबसे पहला चीज आप ये कीजिए कि देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसको आप उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस पहले लिख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस। और किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम भी लिख लेते हैं। तो टाइम भी हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा कि इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करना होगा कि क्या ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनवर्स वेरिएशन में है। ठीक है, उसको पता करने का सिंपल तरीका क्या है, उसको पता करने का यहाँ पे डिस्टेंस ये हो गया और यहाँ पे ये मान लो टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करना होगा। क्या, अगर टाइम इंक्रीज होता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 25 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहे थे, बट लेट्स से कि अगर 30 मिनट्स के लिए वही टैक्सी चलता, तो आप खुद सोच कर देखो कि ये जो 14 किलोमीटर पाथ है वो क्या 14 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहता या फिर बढ़ता या फिर घटता। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे टाइम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सब बात है कि डिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हो आप, कांस्टेंट है। क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, स्पीड। स्पीड कांस्टेंट नहीं भी रहता, अगर स्पीड चेंज भी होते रहता, तो जब तक पॉजिटिव स्पीड रहता तब तक यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ना कुछ बढ़ता ही टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके ओके सर, और अगर यहाँ पे हम लोग टाइम को घटा देते हैं इन द सेंस कि अगर वो 25 मिनट के लिए यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं हम लोग कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए ही टैक्सी को ड्राइव कर रहे थे और उसी स्पीड से कर रहे थे, तो ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है उन्होंने कम कवर किया होगा। दैट मीन्स कि अगर टाइम को घटाते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस भी घट जाता है। और इसी के पीछे हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसका। यानी कि क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है सर यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली वैरी कर रहा है एक दूसरे से। ये हम लोगों को पहले भी पता था, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दिया ताकि जब कोई और क्वेश्चन आए तो उसमें आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ तो हम लोगों को पता चल गया कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली एक दूसरे से वैरी कर रहा है। अब सबसे पहले एक काम कीजिए आप कि डिस्टेंस को कुछ भी एक वेरिएबल आप मान लीजिए। तो लेट से मैंने डिस्टेंस को डी मान लिया है और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि लेट, यानी कि ये हमने डिस्टेंस को डी मान लिया है, और टाइम को मैंने यहाँ पे स्मॉल टी मान लिया है और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है लेट। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट द डिस्टेंस बी डी एंड टाइम टेकन बी स्मॉल टी। ठीक है,
उसके बाद आप लिख सकते हो कि एज वी नो दैट इफ द टाइम इंक्रीजेज देन डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ वी डिक्रीज द टाइम द डिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज, दैट मीन्स बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके ओके सर, और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली डी इज इक्वल्स टू के टी। अब जिन्हें नहीं समझ आ रहा है ये के क्या है, तो के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, के कांस्टेंट है। और ये आपको चीज हमेशा लिखना है, जब भी आप ये चीज लिखोगे तो आपको के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पे एक्चुअल में के क्या है, के एक्चुअल में यहाँ पे स्पीड है, बट हम लोग यहाँ पे उसको स्पीड नहीं मानेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ के लिख देंगे। ठीक है, ओके, क्यों स्पीड है वो थोड़ी देर में वो भी आपको समझ आ जाएगा, और कैसे मैंने आपको बताया कि वो स्पीड है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशन, यानी कि कंडीशन ए में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ हम लोगों का, कंडीशन ए। ओके ओके सर, तो कंडीशन ए में अगर आप देखो तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है आपके पास, डिस्टेंस है आपके पास 14 किलोमीटर। ओके, एंड आपके पास यहाँ पे टाइम भी गिवन है, टाइम भी यहाँ पे गिवन है, और टाइम क्या है, टाइम है आपके पास 25 मिनट्स। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, और यहाँ पे एक और काम करना, ये जो आपने d इज इक्वल्स टू के टी लिखा है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक इक्वेशन की तरह काम करेगा, और इसी इक्वेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके एट लास्ट जो हम लोगों को चाहिए वो निकालेंगे। तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो ये वाला जो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है इक्वेशन, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो d इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, यहाँ पे d पता है, t पता है, यानी कि k हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू डी बाई टी। टी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, उधर डिवीजन में हो गया। ओके भैया, इतना तो हमें समझ में आ ही गया है। ओके, तो k इज इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ पे d का वैल्यू क्या है 14, तो आपने लिखा 14 डिवाइडेड बाई t का वैल्यू क्या है 25, तो आपने लिखा 25। तो यानी आपने k का वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, k का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर केस बी में डिस्कस करेंगे क्या करना है, और केस बी को डिस्कस जब करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, या फिर हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है ये चीज़। ओके, तो कंडीशन ए तो हम लोगों को समझ में आ गया, अब मैं चलता हूँ कंडीशन बी में। ठीक है, कंडीशन बी में चलते हैं हम लोग। ओके, तो कंडीशन बी में क्या है हम लोगों को पास दिया हुआ, सबसे पहले तो वो देखना होगा। तो कंडीशन बी में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस को ऐसे ही ब्लैंक रखते हैं, या फिर ये कह दो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, टाइम दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल, टाइम हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या है 5 आवर्स। ओके, और अगर आप इसको गौर से देखो तो इस तरफ वो जो है वो मिनट्स में है, और इधर आप देख रहे हो कि आवर्स में, दैट मीन्स कि इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 300 मिनट्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके चेक करना, इसको सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस दिया नहीं है, टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन एक और चीज दिया हुआ है जो कि है के, और के क्या है, के हमारा है 14/25। और अगर आप गौर से देखो तो ये 14/25 एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये बिपिन अंकल के टैक्सी का स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम मतलब स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो इतना किलोमीटर 25 मिनट में ये ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस बाई टाइम यहाँ पे स्पीड है। तो एक्चुअल में के यहाँ पे स्पीड को डिनोट कर रहा है, बट हमने यहाँ पे के को कांस्टेंट लिया है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में भी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आप इसमें ना ही उलझे तो बेहतर है, आप सिंपली यहाँ पे ये वाला लिखने के बाद आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू के टी लिख देना सिंपली, और के का वैल्यू कांस्टेंट है। बट अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि ये एक्चुअल में है क्या, तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और भी ज्यादा आपका इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन बी में डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम पता है, और के पता है, निकालना क्या है डिस्टेंस। सिंपली उसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, और वो जो हम लोगों के पास सारा चीज है डेटा, उसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो डी का बारे में तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो वैसे ही रहने देते हैं। एंड के बारे में पता है कि 14/25 होगा, एंड टी के बारे में पता है कि ये बेसिकली 300 होगा। जब इन दोनों का आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को ये समझ आया कि d इज इक्वल्स टू 14 इंटू 12। ठीक है, आप इस 14 इंटू 12 को इजीली यहाँ पे सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 एंड 1 1 जा 1, यानी कि ये आ गया हमारा। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 168 किलोमीटर। ओके ओके, यानी कि जो बिपिन अंकल अगर उसी स्पीड से 5 आवर्स तक अपने टैक्सी को ड्राइव करते हैं तो वो एट लास्ट कितने किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुके होंगे, 168 किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुके होंगे। और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ना बात करते हैं हम लोग के क्या क्या स्टेप हमने लिया और किस तरीके से इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहली बात ये कि क्वेश्चन को आपको 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है, उसको देखना है कि क्वेश्चन में ऐसा क्या क्या चीज है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता चला डिस्टेंस चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है, बट स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी माना और टाइम इज इक्वल्स टू टी माना। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि क्या दोनों डायरेक्टली वैरी कर रहा है या फिर इनवर्सली। तो हमें पता चला डायरेक्टली वैरी कर रहा है। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख दिया। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो उसके जगह पे इज इक्वल्स टू और के का यहाँ पे 2 चीज आ गया, वो तो हम लोगों को पहले से ही पता है। इससे हम लोगों का बन गया एक इक्वेशन जो कि हमारा आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये इक्वेशन जो बना उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में डेटा है, तो कंडीशन 1 में डेटा जो दिया हुआ था वो ये था, उसको हम लोगों ने इसमें पुट किया। तो सिंपल सा यहाँ पे चीज है कि हम लोगों को 1 दिया हुआ था और ये 2 चीज दिया हुआ था, हमें तीसरा चीज नहीं पता था, हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके, तो तीसरा हमने यहां से निकाल लिया। अब कंडीशन बी में क्या था कि सिर्फ एक चीज दिया हुआ था, लेकिन कंडीशन ए में जो निकाला हुआ चीज है वो हमारा यहां काम आ गया। यानी अगेन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंडीशन बी में भी हम लोगों के पास 2 चीज दिया हुआ था और एक हमने यहां से निकाल लिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे आपको सॉल्व करना है वेरिएशन का क्वेश्चन। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको डिफरेंट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, वेरिएशन को पूरा आपको घोल कर पिला दूंगा मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ो तो यहाँ लिखा है कि अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन। कितने चिल्ड्रंस में? 24 चिल्ड्रंस। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्वीट्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। 24 चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, तो दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी स्वीट्स would each get if the number of the children is reduced by 4। ठीक है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, reduced by 4। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो इसको। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? सर ये तो समझ नहीं आया अभी तक हम लोगों को। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना बेसिकली कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आपके क्लास में बेसिकली 24 स्टूडेंट्स है। सारा कुछ हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे। आपके हो सकता है आपके क्लास में 100 स्टूडेंट हो सकता है आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हो, बट हम लोग इमेजिन करते हैं कि आपके क्लास में 24 स्टूडेंट होंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि आपके प्रिंसिपल सर आपके क्लास में आए और कुछ खुशी का माहौल था, तो आपके प्रिंसिपल सर आपके साथ स्वीट्स लेकर आए। ठीक है, और आप जो 24 स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे क्लास में प्रेजेंट थे उस दिन। ओके सर, ये तो हमें समझ आ गया। आप स्वीट्स का क्या करना है सर ये बताइए। तो स्वीट्स बेसिकली आप लोगों के बीच में बटेगा, यानी प्रिंसिपल सर ने लेट से कि अगर 2 kg स्वीट्स लाया है तो वो 2 kg स्वीट्स आप सभी बच्चों में इक्वल पार्ट में बंटने वाला है। तो भैया यहाँ पे तो हम लोगों को एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये रिड्यूस्ड बाई 4 जो लिखा है इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। शांत रहो, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि स्वीट्स जो है वो बेसिकली 24 चिल्ड्रंस के बीच में बटेगा और इक्वल पोर्शन में बटने वाला है। यानी अगर 4 एक को मिल रहा है तो सभी को 4-4 पीस मिलेगा। तो भैया यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आज 24 स्टूडेंट की जगह 10 स्टूडेंट आते हैं तो मुझे स्वीट्स जो है वो थोड़ी ज्यादा मिलती, राइट। स्वीट्स मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाता। यानी कि अगर आज मुझे 4 मिल रहा है तो अगर 10 बच्चे आते तो हो सकता है मेरे को 8 या फिर 10 मिल जाता। बट खैर कोई नहीं, 24 ही आया है तो काम चला लिया जाएगा, कम से कम 4 स्वीट्स तो मिलेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 24 चिल्ड्रंस उस दिन प्रेजेंट हैं तो सारे के सारे चिल्ड्रंस को 5-5 स्वीट्स मिल रहा है। 5-5 स्वीट्स सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, यानी आपने भी 5 स्वीट्स वहां से उठा लिया है। वेरी गुड। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि मान लो कि आपके क्लास में 4 बच्चे एब्सेंट है उस दिन, यानी कि 4 बच्चे कम आए हैं, तो आपको कितना स्वीट्स मिलता, या फिर यूं कह लो कि तो सबको कितना कितना स्वीट्स मिलता। क्लियर है क्वेश्चन? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को। 24 बच्चे आपके क्लास में हैं, ठीक है। एक स्वीट्स का बॉक्स है, यानी कि एक मिठाई का डब्बा है, उससे स्वीट्स निकालकर आप सबको बांटा गया है। आप सबको 5-5 स्वीट्स मिला है, ठीक है।
अगर आप 24 के बजाय उसमें 4 कम स्टूडेंट प्रेजेंट होते आज क्लास में तो क्या आप लोगों को 5-5 मिलता या फिर आप लोगों को कितना कितना मिठाई मिलता, ये बेसिकली बताना है। तो भैया ने मुझे को ये सिखाया है कि सबसे पहले जो जो चीज़ चेंज हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, और क्या चेंज हो रहा है, और यहाँ पे चेंज हो रहा है नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चिल्ड्रेन्स विल गेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्वीट्स लिख दे रहा हूँ। स्वीट्स का मतलब आप ये समझो कि नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चिल्ड्रेन विल गेट, ठीक है, यानी कि हर एक चिल्ड्रेन को कितना स्वीट्स मिलने वाला है। और चिल्ड्रेन का मतलब ये हो गया कि कितने चिल्ड्रेन क्लास में प्रेजेंट हैं। तो आपको लिखना है कि लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्रेजेंट इन क्लास बी सी, ठीक है। बी सी का इन द सेंस क्या हुआ कि इसको मैं यहाँ पे सी से डिनोट करने वाला हूँ, और आपको यहाँ पे मैं लेट लिख दे रहा हूँ ताकि मैंने यहाँ पे मान लिया। आपने तो बोला था चिल्ड्रेन, बट मैंने यहाँ पे अपने आसानी के लिए यहाँ पे चिल्ड्रेन को सी से डिनोट किया। नाउ नेक्स्ट में मूव करते हैं जो कि हमारा स्वीट्स के बारे में। तो स्वीट्स को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लेट। ओके नाउ भैया अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हम लोगों को ये पता करना है कि ये दोनों जो है वो डायरेक्टली वैरी कर रहा है या फिर इनवर्सली वैरी कर रहा है। तो एक जगह सी लिखते हैं और एक जगह पे हम लोग एस लिखते हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। लेट से आपके क्लास में 24 बच्चे की जगह 30 बच्चे होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ गया। ऑफ कोर्स सब आता है कि आपको 5 स्वीट्स नहीं मिलता आपको 5 स्वीट्स नहीं मिलता। और वहीं पे अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम रहते हैं तो आपको 5 से ज़्यादा मिल सकता था। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है तो नंबर ऑफ स्वीट्स जो हर स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स वेरिएशन में है, ठीक है। तो सी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स वेरिएशन में है एस के, और यहाँ से हम लोग वो वाला इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे जो कि हमारा होगा के और के डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। ओके सर, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो यहां से ये वाला जो डेटा मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये के क्या है ये बताओ, थोड़ा सा के जो है वो क्या है यहाँ पे ये बताओ, तो आप सिंपली बता सकते हो कि के जो है वो बेसिकली आपका उस बॉक्स में कितना स्वीट्स है वो यहाँ पे के है। क्योंकि जो बॉक्स में जो स्वीट्स है यानी कि उस बॉक्स में जो मिठाई है वो तो कांस्टेंट है, वो ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इंक्रीज हो सकते हैं या फिर आपका हर बच्चे को कितना स्वीट्स मिल रहा है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन उस बॉक्स में कितना मिठाई है वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ये के है वो उस बॉक्स में कितना मिठाई है वही है बेसिकली। बट मैं अगेन बोलूंगा कि उसमें आपको जाना नहीं है, बट अगर बाई चांस क्वेश्चन में पूछ दिया तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज करके पता कर लेना है कि ये के जो है वो क्या चीज है। और इस केस में के क्या है, नंबर ऑफ टोटल स्वीट्स, यानी कि इस बॉक्स में टोटल कितना मिठाई है वो यहाँ पे क्या है हमारा कांस्टेंट है। बच्चा बढ़े या घटे ये स्वीट्स जो है वो टोटल सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ओके भैया, कुछ कुछ तो ये दिमाग में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, खैर आपको प्रैक्टिस करते करते ये दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो वही हम लोग यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, यानी कंडीशन ए कंडीशन बी करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, कंडीशन ए लेते हैं, ठीक है, कंडीशन ए। ओके, तो कंडीशन ए में हम लोगों को क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिखना होगा। तो कंडीशन ए में हम लोग अगर देखें तो हम लोगों को नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस जो है वो क्या दिया हुआ है भैया, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस दिया हुआ है 24, क्लियर है। और हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट्स भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्वीट्स भी दिया हुआ है जो कि हर एक बच्चे को मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्वीट्स ईच वन विल गेट, ऐसा आपको यहाँ पे बनाना है, मैं छोटा में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच वन विल गेट क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 5, ओके। अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन को यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C इज इक्वल्स टू के बाई एस, और सिंपली हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है जो कि पिछले बार भी हम लोगों ने निकाला था। तो C इंटू एस हो जाएगा के का वैल्यू, ओके भैया। तो के इज इक्वल्स टू C का वैल्यू क्या है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस कितने हैं 24, और S का वैल्यू क्या है 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा 120 आ गया, ठीक है। यानी कि K इज इक्वल्स टू देयरफॉर K इज इक्वल्स टू 120, ये आपको यहाँ पे पता रखना है और ये आपका नेक्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले में चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको इरेज करके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है वो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ओके।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि नेक्स्ट में हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं और कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे बी, कंडीशन बी। ओके, तो कंडीशन बी में क्या लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस हम लोगों को दिया हुआ है या नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस हम लोगों को दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, जल्दी बताओ। दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? यहाँ पे बोला है कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4, यानी कि जितने बच्चे अभी हैं अगर उससे 4 कम आते तो दैट मीन्स के 24 अभी है, और 4 कम आते यानी कि -4 इज इक्वल्स टू कितना आता हमारा 20, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 20। और नंबर ऑफ स्वीट्स जो है, नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। तो k का वैल्यू हम लोगों को लेकिन यहाँ पता है, k इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 120 है। अगेन सेम इक्वेशन, एकदम फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। सेम इक्वेशन c इज इक्वल्स टू k/s। उसके बाद आप यहाँ से क्या निकालना है हम लोगों को? तो हम लोगों को निकालना है स्वीट्स, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k/c। कैसे किया सर आपने? इसको उधर भेजा और c को उधर नीचे भेज दिया। ओके ओके, s को वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे k का वैल्यू क्या लिखना है सर? तो k का वैल्यू लिखना है 120। c का वैल्यू क्या लिखना है सर? वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तो c का वैल्यू हमने लिख दिया 20। ठीक है, ये कट गया और ये कट गया, यानी कि अगर 4 बच्चे क्लास में कम आते तो आपको कितना मिलता? 6 स्वीट्स मिलता। ठीक है, आपको जो स्वीट्स मिलता वो कितना मिलता? 6 मिलता। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको जो स्वीट्स मिलता वो 6 मिलता, यानी कि अगर 4 बच्चे कम आते तो आपका 1 स्वीट्स का जो है वो फायदा हो जाता। बट कोई नहीं, आप 5 में ही खुश रहो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद और ज्यादा शायद हम लोगों को अच्छे से समझ में। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, या फिर यूं कह लो कि वैसा ही है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें क्या है भैया कॉन्सेप्ट? इसमें अच्छे से देखो। 50 विलेजर्स हैड टेकन 18 days टू डिग अ पॉन्ड। लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्संस विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द पॉन्ड इन 15 days। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 50 विलेजर्स मिलकर एक तालाब बेसिकली बना रहे हैं, या फिर तालाब के लिए गड्ढा कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें टोटल 18 दिन लग गए एक तालाब को गड्ढा करने में। ठीक है, ओके, तो लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्संस विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द पॉन्ड इन 15 days। यानी कि अगर 15 दिन में वही काम करना रहता हमें 18 दिन में नहीं करना है। ठीक है, मान लो हमें 18 दिन में नहीं, हमें 15 दिन में पानी चाहिए। अब 15 दिन में पानी चाहिए तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अभी तो हम लोग 50 विलेजर्स लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को 15 दिन के अंदर ही पॉन्ड्स रेडी चाहिए, यानी कि वो तालाब हम लोगों को 15 दिन के अंदर ही तैयार चाहिए, तो हम लोगों को कितना आदमी बढ़ाकर काम करना होगा? हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्संस। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्संस। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वर्ड जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं, ये वर्ड आपका इस क्वेश्चन का मार्क्स उठाकर ले जाएगा, क्योंकि आप हड़बड़ी में वहां पे जो आंसर आएगा उसको छोड़ दोगे उस तरीके से, लेकिन ये वाला लाइन आप भूल जाओगे देखना। तो वैसा गलती आप बिल्कुल मत करना। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि कितना एक्स्ट्रा पर्सन लगेगा, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे तब। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो हम लोगों को लिखना है। तो नंबर ऑफ विलेजर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि वो जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ विलेजर्स। और उसके बाद क्या लिखना है भैया? तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ओके, तो आपने नंबर ऑफ विलेजर्स लिख दिया और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख दिया है। अब नंबर ऑफ विलेजर्स को आप एक काम करो, वी से डिनोट कर दो, यानी कि आपने यहाँ पे लिख दिया लेट। ओके, एंड नंबर ऑफ डेज को आप डी से डिनोट कर दो, यानी कि यहाँ पे आपने अगेन लिख दिया लेट। यानी आपने दिया नहीं था सर, लेकिन मैंने खुद से यहाँ पे वी और डी मान लिया है। वेरी गुड। ओके, नाउ अगेन हम लोग का क्या काम है? V और D इन दोनों के बीच का ये निकालना कि क्या ये दोनों डायरेक्टली वैरी कर रहा है या फिर इनवर्सली वैरी कर रहा है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का हम लोगों को वही पता करना है यहाँ पे। ओके सर, तो अगर आप दिमाग लगाओ, तो अगर मान लो मैं पहले 50 आदमी काम कर रहे थे, अभी 100 आदमी काम करने लगे, तो ऑफकोर्स ये बात है कि काम जो है वो जल्दी होगा या नहीं होगा? आप जो एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हो, आप जो लेट से कि आप एग्जाम देने के लिए बैठे, ठीक है, तो आप अकेला जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो 3 घंटे में उस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, मगर आपके साथ में एक और बंदा साथ में भेज दूं और बोलूं दोनों मिलकर सॉल्व करो, आधा तुम कर लो आधा तुम कर लो, तो क्या होगा? आपको टाइम कम लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ विलेजर्स इंक्रीज हो जाते हैं बाई चांस, तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। राइट जी भैया, यहां तक तो समझ आ गया। ओके, अब अगर नंबर ऑफ विलेजर्स डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि विलेजर्स जो है वो कम है, 50 विलेजर्स पॉन्ड बना रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, बट अब 50 के जगह पे मान लो 10 विलेजर्स काम कर रहे हैं, तो उसी तालाब को बनाने में अब जो है वो ज़्यादा दिन लगेगा।
यहां तक क्लियर है आपको? उसी तालाब को बनाने में अब ज्यादा टाइम लगेगा। तो भैया यहां से तो कुल मिला के हम लोगों को यही समझ में आया कि v जो है वो d के इनवर्सली वैरी कर रहा है, यानी कि अगर नंबर ऑफ विलेजर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है वो घट जाएगा। अगर आपने ये दिमाग लगा लिया दैट मीन्स कि आपको वेरिएशन जो है वो बहुत हद तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू k बाई डी हो गया। ये तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस भैया, इतना तो समझ में आ ही जाता है हमें। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे कि ये हम लोगों को इसी को देखकर सारा का सारा चीज करना है। ओके, नाउ अगेन हम लोग चलते हैं कंडीशन ए और कंडीशन बी में। आप कंडीशन के जगह पे केस ए केस बी कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशन ए में चलते हैं। कंडीशन ए में क्या दिया हुआ है और क्या करना है वो देखते हैं। तो कंडीशन ए में अगर आप देखो तो आपको नंबर ऑफ विलेजर्स दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ विलेजर्स क्या है आपको गिवन है, और कितना दिया हुआ है आपको 50 दिया हुआ है। वहीं पे अगर आप चेक करो नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ भैया, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो भी आपको दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डेज आपके पास यहाँ पे है 18। ये दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सारा कुछ पुट करके देख लो तो आपने लिखा कि v इज इक्वल्स टू k बाई डी होता है सर। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है अगर आपसे यहाँ पूछ दे कि ये k क्या है तो आप क्या बताओगे? ये k हमारा है ये पॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पॉन्ड यहाँ के, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉन्ड जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। मान लो कि मैं बोलूँ कि भैया आप लोग जो मिलकर एक तालाब खोद रहे हो, आप एक काम करो 2 तालाब करो। ठीक है, तो अचानक से सारा कुछ इधर उधर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा चीज है? कांस्टेंट यहाँ पे ये जो k टर्म आपको दिख रहा है वो कौन है? वो है यहाँ पे पॉन्ड। ठीक है, ये आपसे पूछता नहीं है बट आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। जिस दिन ये आपको खुद ब खुद पता चल जाए समझो उस दिन आप वेरिएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। ठीक है ना, तो v का वैल्यू हम लोगों को पता है, निकालना क्या है? k का वैल्यू तो k इधर लिखते हैं और v इंटू डी इधर लिखते हैं। ठीक है ना, कैसे हो रहा है ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब k इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? k इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ विलेजर जो कि है 50 इंटू डी क्या है हमारा? डेज। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमारा ये आ जाएगा 900, 18 5 जा 90 और एक जीरो था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 900। ये बड़ा काम का चीज है, ये बहुत काम का चीज है हम लोगों के लिए। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद अब कौन सा कलर यहाँ पे लिया जाए? कौन सा कलर लिया जाए? चलो ये कलर लेते हैं। ठीक है, ओके, ना यहाँ पे हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर बी में। कहाँ चलते हैं भैया? कंडीशन बी में चलते हैं भैया। ओके, कंडीशन बी, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको नंबर ऑफ विलेजर्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो भैया नंबर ऑफ विलेजर्स तो हमें नहीं दिया हुआ, यहाँ तो सिर्फ डेज के बारे में बात कर रहा है। तो ओके, नहीं दिया हुआ है यानी कि ये निकालना है। ओके ओके, नंबर ऑफ डेज आपको दिया हुआ है? हाँ भैया, नंबर ऑफ डेज हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो फटाफट से बताओ क्या दिया हुआ है? 15 डेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 15 डेज। ओके, एक चीज और दिया हुआ आपको, क्या? k का वैल्यू दिया हुआ है। k का वैल्यू क्या निकला है? 900 आपका यहाँ पे k का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या काम करना है वहां पे वो आप यहाँ पे सोचो कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट काम जो हम लोगों को यहाँ पे करना है वो ये कि इस सब को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि v का वैल्यू हम लोग ऐसे v इज इक्वल्स टू k बाई डी ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू k बाई डी। फटाफट से इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कि v इज इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है? 900 है भैया, एंड d का वैल्यू कितना है? तो d का वैल्यू है 15। हाँ, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। 3 5 जा 15, 18 5 जा 90 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18, ओवरऑल 60 आया हमारा। यानी कि v इज इक्वल्स टू 16। दैट मीन्स के मिठाई बांटने का समय आ गया क्योंकि हमारा आंसर आ गया। राइट? नहीं नहीं भैया, आंसर नहीं आया। कैसे नहीं आया आंसर? क्योंकि आपने पहले बताया था कि इस वाले लाइन को मैं बॉक्स बना रहा हूं और इसमें ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा पर्सन्स कितने हैं। क्या है? एक्स्ट्रा पर्सन्स कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा पर्सन्स निकालना है कि एक्स्ट्रा कितने आदमी हैं, एक्स्ट्रा कितने आदमी हैं, अगर ये निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? उसके लिए हम लोगों को फाइनल कितना आदमी लग रहा है, ठीक है, और इनिशियली कितने लोग थे, उन दोनों को करेंगे तो हमारा आएगा ओवरऑल वैल्यू। और ये क्या है? ये हमारा है 10। ओके, तो एक्स्ट्रा पर्सन जो रिक्वायर्ड है, देयरफॉर एक्स्ट्रा पर्सन जो आप लोगों को चाहिए वो कितने हैं? एक्स्ट्रा पर्सन इज इक्वल्स टू कितना है? 10 है। और ये आपका क्या है? ये आपका वही आंसर है जिसकी तलाश आप उतने देर से कर रहे थे।
ठीक है, तो इस तरीके से आई होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि अब कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से 1-2 बार, पढ़ने के बाद आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें चेंजेस हो रहा है, जैसे कि नंबर ऑफ विलेजर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज चेंज हो रहा था, तो हमने नंबर ऑफ विलेजर्स और नंबर ऑफ डेज को कुछ भी एक मान लिया, यानी कि नंबर ऑफ विलेजर्स v होगा और नंबर ऑफ डेज d होगा। ठीक है, अगेन उसके बाद क्या करना है, उन दोनों के बीच का रिलेशन पता करना है कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है या इनवर्सली। जैसे हम लोगों को पता चल जाएगा वैसे हम लोगों को स्टेटमेंट में लिख देना है कि हेयर if the number of villagers will increases of course the number of days will decrease, right? तो इस तरीके से हम लोग को बताना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है, और उसके बाद हम लोग को ये रेशियो बनाना है और एक इक्वेशन निकालना है। कंडीशन ए में सारा कुछ पुट करना है इस इक्वेशन में, और कंडीशन बी में सारा कुछ पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो भी क्वेश्चन में जो भी पूछेगा वो तो इजीली हम लोग यहाँ पे निकाल ही लेंगे, राइट? आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ऐसा प्रॉब्लम सम्स जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। बट अभी हमारा मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि बेसिकली वेरिएशन का क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। वेरिएशन का और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप अगर बुक में देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है वो सारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि उस तरीके का क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट के क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।